जब मैं तो हम हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हालचाल रहुआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? फटाफट से आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी, सहेली, बाबू जानू सोना सबको कर दीजिए शेयर। आ चुकी है आपकी अपनी सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, सॉरी जरा तारीफ कर दी सुबह सुबह, आपकी अपनी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम लेकर के बायो का धमाकेदार क्लास। ये आवाज कहाँ से आ रहा है? आ चुकी है आपकी अपनी सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, सब ठीक है। आज हमारे क्लास में ना बहुत गड़बड़ हो गया है, ठीक है। चलो कोनो बात नहीं। आज सुबह क्लास रोज शाम को होता था, आज सुबह सुबह क्लास निकल गया। तुमको पता है सुबह उठे अभी तक चाय नहीं पिए हैं, सबसे पहले तुम लोगों का क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो भैया फटाफट से जल्दी जल्दी है ना, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दिया जाए, ठीक। चलेगा चलेगा, 7 बजे भी क्लास चलेगा मेरे दोस्त, चलेगा। लेकिन आज हम आप लोगों के लिए सुबह में ना पूरा पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले, धड़ाधड़, ठीक है। यही लिए ये हम कर देते हैं शेयर। चलो हमने कर दिया शेयर, ठीक है। अब आप लोग भी भैया फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। जितने भी लोग देख रहे हैं जो अभी तक शेयर नहीं किए हैं, जल्दी से शेयर करके जुड़ जाओ, है ना, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। जी मैम, जी मैम, जल्दी जल्दी बताओ, स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। सुप्रभात सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग मेरे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हालचाल रउआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? फटाफट से एक बार लाइव चैट में लिख दिया जाए। और आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी, सहेली, बाबू जानू सोना सबको कर दीजिए शेयर, सबको बुला लीजिए निधि मैम के क्लास में। सबको कह दो उठो रे, रजाई में से निकलो, निधि मैम आई हैं, ठीक है। रजाई में से निकलो जल्दी से, हाथ में मोबाइल रखो, सामने कॉपी किताब रखो, मम्मी पापा को बोलो देखो मम्मी सुबह उठते ही पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो सुबह सुबह ना 4 ही लोग बाहर निकलते हैं, पहला जिम वाले, पहला दूसरा आर्मी का जो तैयारी करते हैं वो, तीसरा दूध वाले, और चौथा अखबार वाले, और 5वां हमारे हैं 12th के बच्चे, 10th और 12th के बच्चे, है ना। ये 5 लोग हैं जो जाड़ा में सुबह निकलते हैं। तो आप लोग भैया 5वें बच्चे हो, ठीक है। तो जाड़ा में निकलिए, ठीक, और फटाफट से क्लासेस में जुड़ जाइए। आइए स्टार्ट करते पहले सवाल के साथ। पहला सवाल तुम लोगों के नजरों के सामने आ चुका, कोकेन क्या है, ठीक है। क्या कॉपी निकाले रखो, पहला सवाल तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कोकेन क्या है और यह किस पौधे से प्राप्त होता है। कोकेन क्या है मेरे दोस्त? यह एक क्रिस्टलीय मादक पदार्थ है। अगर आपसे पूछा जाए कोकेन क्या है, तो याद रखना है, क्या याद रखना है मेरे दोस्त? कोकेन किसे कहते हैं, ठीक है। कोकेन किसे कहते हैं? तो कोकेन ये भैया नशीला पदार्थ है, यह हम लोगों के लिए नहीं है। कोकेन एक क्रिस्टलीय मादक पदार्थ है जो कि एरिथ्रोजाइलम कोका नामक पादप की पत्तियों से प्राप्त होता है, ठीक है। याद रखना कोकेन क्या है, पहला चीज को दिमाग में घुसाओ, कोकेन क्या है? तो यह एक क्रिस्टलीय मादक पदार्थ है। क्या है? यह एक क्रिस्टलीय मादक पदार्थ है जो कि किससे प्राप्त होता है? एरिथ्रोजाइलम कोका नामक पादप की पत्तियों से प्राप्त होता है। यह उत्तेजक की भांति कार्य करता है जो व्यक्तियों में ऊर्जा, ठीक है, सुख का भास करवाएगा, सुखाभास,
उत्पन्न करता है और तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है, या मानव तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या बोला, कोकेन क्या है, सबसे पहली चीज यह क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय चीनी देखे ना, चीनी के समान, यह क्रिस्टलीय मादक पदार्थ है, मादक पदार्थ है। ठीक है, ये किससे प्राप्त होता है, तो याद रखना नाम होगा एरिथ्रोजाइलम, एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम नामक, ठीक है, एरिथ्रोजाइलम कोका नामक पौधे की पत्ती से, नामक पौधे की पत्ती से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला चीज कोकेन क्या है, यह क्रिस्टलीय मादक पदार्थ है। दूसरा, यह एरिथ्रोजाइलम कोका नामक पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है। तीसरा, ये क्या करता है, ये उद्दीपन उत्पन्न करता है, उद्दीपन है ना, उत्तेजक की भांति, सॉरी उद्दीपन कह रहे, उत्तेजक की भांति कार्य करता है। ठीक है, उत्तेजक की तरह कार्य करता है। ठीक है, यह उत्तेजक की तरह कार्य करता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सूखाभास और ऊर्जा, सूखाभास और ऊर्जा उत्पन्न करता है, और क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है। और क्या करता है मेरे दोस्त, तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है। ये इतना चीज आपको याद रखना है। अब देखो, इतना पॉइंट लिख दिए ना, अगर एक नंबर बच्चा ना तुम्हारा खसक जाए तो कह देना, है ना, एगो नंबरवा नहीं खसकेगा। इतना पॉइंट अगर लिख दिए तो, कि कोकेन या क्रिस्टलीय मादक पदार्थ है, या एरिथ्रोजाइलम कोका नामक पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है, या उत्तेजक की तरह कार्य करता है। ये इंसानों में सुख, ऐसा लगेगा तुमको ना, ऐसा लगेगा कि हम तो परी लोक में आ चुके हैं। ठीक है, जितना भी लड़का लोग है ना, तुम लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, काहे लिए, देखो लड़की का सुखाभास क्या है, लड़कियों को अगर को सुख का आभास कराना तो भैया ऐसे मॉल में गए, जब में कौनो है ये नहीं, आप जितना चाहे उतना कपड़ा उठा के घर भर सकते हो। ठीक है, सोना की दुकान पे गए, सोनार है ये नहीं, आप उसका जितना मन उतना सोने का सामान घर पे रख सकते हो। तो लड़कियों को ऐसा सुख चाहिए, लेकिन लड़कों का सुख अलग लेवल का होता है, लड़कों का सुख अलग लेवल का होता है। तो भैया लड़का लोगों को भी सुखाभास, है ना, ऐसा लगेगा कि परियों के बीच में हम हैं, है ना, गाना बज रहा है, खाना आ रहा है। ठीक है, एकदम ऐसा वाला। ठीक है, लेकिन याद रखना, तंत्रिका तंत्र आपके सोचने की शक्ति को खत्म कर देगा, है ना, आप कुछ सोच नहीं पाओगे, बूझ नहीं पाओगे, ऐसा ही पड़े रहोगे। आप पड़े रहोगे नाली में और आपको लगेगा कि हम राजमहल के अंदर हैं, जबकि नाली में आप पड़े हुए हो। ठीक है, तो ऐसा वाला हाल हो जाता है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकोजेनेसिस किसे कहते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चा, ओनकोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो याद रखना, ओनकोजेनेसिस यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका में बदल जाती है, जिससे शरीर में कैंसर का विकास होता है। ठीक है, इसमें कोशिकाओं के समूह में आनुवांशिक परिवर्तन शामिल हैं जो इन्हें बढ़ने और असामान्य व्यवहार करने का कारण बनाते हैं। ओंकोजेनेसिस जरा बताओ क्या होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी। मैम क्लास कितना देर चलेगा बच्चा, अरे अभी तो शुरू हुआ है। अरे नालायक, मारेंगे ना तुमको, ऐसा मारेंगे ना, तुम ठंडी में तुम्हारे अंदर गर्मी आ जाए, ऐसा मारेंगे तुमको। गधा भाई 5 मिनट हुआ क्लास स्टार्ट हुए, कह रहा क्लास कब खत्म करेंगे। अरे हमारा शक्ल इतना डरावना है जी, तुम 5 मिनट हमको नहीं देख सकते हो। क्रीम पोत कर आए थे कि तुम लोगों को सुंदर सुंदर हम लगे। तुम लोग 5 मिनट हमको नहीं देख सकते हो जी। 5 मिनट देखने में तुम लोगों का हालत खराब हो जाता है। बैठ करके मैडम जी का फोटो 10 घंटा तुम लोग देखते रहते हो, उनमें सर नहीं दर्द होता है। हम 5 मिनट पढ़ाते हैं, इन लोगों को तकलीफ शुरू हो जाता है। चलो चुपचाप से यहाँ बने रहिए। ओंकोजेनेसिस का मतलब होता है कैंसर उत्पन्न करना। ठीक है, सामान्य ओंकोजीन मतलब होता है कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन, है ना। सामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका में बदलना, कैंसर सामान्य कोशिका से
सामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका में ओन्कोजेनेसिस एक प्रक्रिया है। ठीक है, यह क्या है? यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें, अरे पूरा लिख देते हैं, है ना, पूरा लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग ना आधा लिखोगे, हमको फंसा दोगे कि मैं, अरे अरे ये क्या हो गया जी, क्या होता रहता है हमारे क्लास में जी। पीसी आ जाओ। हाँ ठीक है, अरे पेनवा कहीं नहीं चल रहा है। यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिका में बदल जाती हैं। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें सामान्य कोशिकाएं कैंसर की कोशिकाओं में बदल जाती हैं। सामान्य कोशिकाएं कैंसर की कोशिकाओं में बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें सामान्य कोशिकाएं कैंसर की कोशिकाओं में बदल जाता है। ठीक है, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को ओंकोजीन कहते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को ओंकोजीन कहते हैं। ओंकोजीन कहते हैं। ठीक है, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को ओंकोजीन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन क्या कहलाता है? ओंकोजीन। बोलो क्लियर है? बोलो क्या यहाँ तक आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? है ना, आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव हो जाना जिसके कारण हमारी सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती हैं, इस प्रक्रिया को ओंकोजेनेसिस कहते हैं। चलिए, विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम बताइए। आज आप बहुत सुंदर, अरे ऐसा मत बोलो जी, हमको शर्म आने लगेगा, गधा कहीं का। ठीक है, बिना मुंह धोए आए हैं तो इन्हें सुंदर लग रहे हैं क्या? आज हम, इतना ठंडा पानी आ रहा था ना, हम बोले बस हम क्रीम लगाएंगे। ठीक है, मुंह धुलने वाले स्थिति में नहीं है, इतना पानी, इतना पाला पानी भैया, कसम बता रहे हैं, आप लोग हथवा ऐसे छुओगे ना कठुआ जाएगा। यही लिए आज हम पानी से मुंह नहीं धुले हैं, आज हम बस क्रीम लगाए और क्रीम लगा के चले आए हैं। अब तुम लोगों को पढ़ाने के बाद हम जाएंगे सीधे, ठीक है, पानी का दर्शन करेंगे। ठीक, और यही लिए शायद सुंदर, अगर आप लोग ऐसे बोल रहे हो कि सुंदर लग रहे हैं आज ज्यादा, तो इसका मतलब एक ही चीज है, रोज मुंह धुलना बंद कर देते हैं, रोज मुंह धुलना बंद, सुबह उठो, क्रीम लगाओ और क्लास लेने चले आओ, है ना, यही काम करना है। देखो, लोग हमसे पूछेंगे ना ठंडी में सुंदर होने का तरीका, तो एक ही तरीका है, सुबह उठो, मुंह मत धुलो, क्रीम लगाओ और पढ़ाने चले आओ। ठीक है, ये बढ़िया है, इससे आप रोज वाले से ज्यादा सुंदर लगेंगे, ऐसा मेरे बच्चे कह रहे हैं। चलिए आइए अपने टॉपिक पर, भैया तुम लोग भटका देते हो हमको। ठीक है, आरएनए पूछ रहा है, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सभी को याद रखना है, क्या याद रखना है? आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आरएनए का निर्माण अनुलेखन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, याद रखिएगा। आरएनए का निर्माण अनुलेखन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है ना। अनुलेखन का मतलब क्या होता है? अनुलेखन का मतलब क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना। याद रखिएगा, अनुलेखन का मतलब क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाएगा? ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाएगा? याद रखना, आपका अनुलेखन कहलाएगा। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है, ये सभी को याद रखना है। बोलो क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, आरएनए बच्चा 3 प्रकार का होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो हमारा ले लेते हैं आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, आरएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए बनाने के लिए याद रखना
कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? तो मेरे दोस्त आपका जवाब होगा क्या? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? आरएनए का निर्माण करता है। किसका? आरएनए का निर्माण करता है। तो बच्चा याद रखना, ठीक है, आरएनए कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, एमआरएनए कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। और टीआरएनए कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के आरएनए, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का निर्माण कैसे होता है? अनुलेखन की प्रक्रिया के फलस्वरूप डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, एमआरएनए कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और टीआरएनए कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, ये बच्चा आपको याद रखना है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चा इंतजार कर रहा है, तो तीनों का काम याद रखना। आरआरएनए क्या करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है। तीनों देखो, हमारे शरीर में 3 गो आरएनए बनता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ये सभी को याद रखना है। ठीक है, आरआरएनए क्या करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है। एमआरएनए क्या करता है? यह आनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से कहां पर? कोशिका द्रव्य में लेकर आता है प्रोटीन बनाने के लिए। और टीआरएनए क्या करता है? यह कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लाता है। यह कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर आता है। बोलो, क्या सभी को क्लियर है? ठीक है, 3 गो आरएनए, तीनों का काम समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रिया राजपूत मैम, मैं आर्ट्स से हूं, बस आपको देखने आई हूं। अरे यार, लड़का लोग बोलते तो हमको समझ में आता था, लड़की लोग क्या बोल रही है जी? आए लड़कियां लोग, चलो यार, हमारी बहनों को हम पसंद आ रहे हैं, बात की हमको खुशी है। तो हमारी प्रिया बहन जो आर्ट्स से है, कृपया बहन जाइए, आप आर्ट्स की तैयारी करिए, हमको देखने मत आइए। हमको देखने से आप आर्ट्स में टॉप नहीं करेंगी, है ना बहन? आप पढ़िए लिखिए, खूब नाम रोशन करिए अपने माई बाबू का, है ना? आपकी बहन आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। तुरंत जाइए बहन हमारे क्लास से। ठीक है, टाटा बाय बाय। आर्ट्स वाले बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं जी? आर्ट्स वाले बच्चे हमको देखने आ रहे हैं, ये सब क्या बात करते हो तुम लोग? हमको शर्मा देते हो सुबह सुबह हमको शर्म आने लग रहा है। चलिए, आरआरएनए याद रखना है। आरआरएनए क्या करता है? यह राइबोसोम के निर्माण का काम करता है। आरआरएनए क्या करता है मेरे दोस्त? ये राइबोसोम का निर्माण करता है। एमआरएनए क्या करता है? ये राइबोसोम तक प्रोटीन बनाने की सूचनाओं को डीएनए से लेकर आता है। और टीआरएनए क्या करता है? यह कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर आता है। 3 गो चीज बच्चा आपको याद रखना है, तीनों का काम आएगा तो लिख लेना, है ना? तीनों का काम आएगा तो लिख लेना। ओके, अगला सवाल, जीन अभियांत्रिकी क्या है? अभियांत्रित डीएनए प्राप्त करने हेतु अवस्थाओं को लिखे। ठीक है, जीन अभियांत्रित का मतलब होता है किसी जीव से वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए, किसी जीव से वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए, किसी जीव से वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किसी जीव से वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए उसके आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कर देना, उसके आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कर देना जीन अभियांत्रिकी कहलाता है। जीन अभियांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर?
किसी जीव से वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए उसके आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कर देना क्या कहलाता है? जीन अभियांत्रिकी कहलाता है। क्या कहलाएगा? जीन अभियांत्रिकी कहलाएगा। बोलो क्लियर है ना? जल्दी जल्दी बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, जीन अभियांत्रिकी कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? किसी जीव से वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए उसके आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कर देना क्या कहलाएगा? तो याद रखना, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाएगा। क्या? आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाएगा। चलो यहां तक सभी को क्लियर है। ठीक है, जीन अभियांत्रिकी में मुख्य रूप से जीन का हेरफेर होता है, जिसमें किसी वांछित जीन को किसी दूसरे जीव में पहुंचा करके उससे वांछित उत्पाद प्राप्त किया जाता है। अब इसमें कैसे होता है? सबसे पहले हम डीएनए निकालते हैं, फिर वाहक का चयन करते हैं, वाहक से जीन को जोड़ते हैं और फिर पुनर्संयोजित डीएनए अणु का परपोषी में प्रवेश कराते हैं। देखो सिंपल सा पूछ रहा है कैसे हमारा बनेगा। ठीक है, कैसे? मान लो ये हमारा क्या है, ये मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कलुआ है। ठीक है, कलुआ आपका एकदम सुंदर करिया रंग का, कलुआ आपका सुंदर एकदम करिया रंग का। अब आप चाहते हो कि काश काश, ठीक है, काश मैं भी कलुआ की तरह सुंदर हो जाऊं। ये कितना हैंडसम है ना? ये पूरा का पूरा हैंड पंप है। वाह कलुआ वाह, तुम कितने हैंडसम हो। ठीक है, ऐसे आप बोल रहे हो। मान लो कलुआ, हम आपको पता नहीं, यू नो आई लाइक कलुआ। ठीक है, तो मेरा तो फेवरेट है कलुआ। तो भैया कलुआ आपका है, अब कलुआ एकदम करिया, आप चाहते हो कि काश काश मैं भी कलुआ की तरह सुंदर हो जाती, है ना? मैं नहीं चाहती हूँ, तुम लोग चाहो मैं जैसी हूँ, आए बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ठीक हूँ, मुझे नहीं बनना, लेकिन मैं आप लोगों को सुंदर करना चाहती हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि कलुआ की तरह मैं सुंदर हो जाऊं, तो आपको क्या करना होगा? कलुआ का काला रंग वाला जीन निकालना होगा। क्योंकि हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था बच्चा? हमारे शरीर में जितना भी लक्षण है, हमारे शरीर में जितना भी लक्षण है वो कौन कंट्रोल करता है? वो जीन कंट्रोल करता है। तो कलुआ में काला रंग को कौन कंट्रोल करेगा? जीन कंट्रोल करेगा। हमने कलुआ के शरीर से काला रंग वाला जीन निकाल लिया, है ना? काला रंग वाला जीन निकाल लिया और ओ लड़की के शरीर में डाल दिया जो अपने आप को बड़ी सुंदर समझती है। तो हम सुंदर नहीं है, हमको मत लेना जी। हम तो भैया खुद ही लाइट वाइट बंद कर दो, अंधेरा कर दो तो हम दिखाइए नहीं देंगे। ठीक है, 10 जनवरी को आप लोग पटना में आइएगा ना, आप लोग कहोगे अरे निधि मैम आप मोबाइलिया में गोर लगती थी, सामने से एकदम करिया है ना? ऐसे वाले हैं बेटा हम, है ना? हम हमारे अंदर नहीं डालना है। ये जो लड़की जो अपने आप को बहुत सुंदर बनती है सब ना, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 4-5 को लड़कियों को पकड़ लेना जो फेयर एंड लवली पोत करके अपने आप को बड़ा सुंदर समझती हैं, उनके अंदर हमने एक काला रंग वाला जीन डाल दिया। अब क्या होगा? अभी लड़की लोग भी कैसी हो जाएंगी? कलुआ की तरह। अब ये लड़की लोग भी किसकी तरह हो जाएंगी? कलुआ की तरह, यानी कलुई बन जाएंगी, कलुई। बस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम गलती से बता रहे हैं, इसको बंद करो, नौकरी खतरे में चला जाएगा हमारे। ठीक है, बस आप लोगों को समझाने के लिए था। ठीक है, आप लोग दिल पे मत लेंगे इसको। ठीक है, बस समझाने के लिए है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि भैया जीन, ठीक है, किसी से कोई वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए, किसी जीव से वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए उसमें कोई बाहरी जीन को डाल देना, उसमें किसी बाहरी जीन को डाल देना, इसी को जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। ये बच्चा आपको याद रखना है। क्या कहते हैं? जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। अब कैसे हम जीन, सबसे पहले हमको वांछित जीन निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम उस जीन को निकालेंगे जो हमको दूसरे के शरीर में डालना है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? उस जीन को निकाल लिया। जीन को निकालना डीएनए का विलगन कहलाएगा। फिर हम एक वाहक चुनेंगे जो लेकर जाएगा। जैसे देखो तुम लोग खाना ऑर्डर करते हो, तो खाना ऑर्डर करने के बाद क्या होता है? डिलीवरी मैन खाना आपके घर तक पहुंचाता है ना। सबसे पहले रेस्टोरेंट ढूंढते हो, कौने वाले क्या अच्छा खाना मिलेगा, कौन सस्ता खाना देगा, ये सब चीज देखा जाता है ना। जब आपको रेस्टोरेंट मिल जाता है तो ऑर्डर का बटन दबा देते हो और फिर आपका एक डिलीवरी मैन डिलीवरी लेकर आता है। सेम उसी तरह से हम सबसे पहले वांछित जीन को, है ना, सबसे पहले वांछित जीन को निकालेंगे, फिर उस जीन को किसी वाहक में डालेंगे ताकि वो वाहक क्या कर सके? उस जीव के शरीर में लेकर जा सके, ताकि वो वाहक उस जीन को उस जीव के शरीर
शरीर में लेकर जा सके, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, उस जीन को उस जीव के डीएनए से जोड़ देंगे, जिसको पुनर्संयोजित डीएनए अणु कहा जाता है, और इस तरह से हमारा जीन अभियांत्रिकी कंप्लीट हो जाएगा। बताओ, क्या यहां तक आपको हमारा बात समझ में आया? आप गोरी गर्ल का जीन लेंगे तो मैं गोरी हो जा, हाँ 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 ले लो, है ना। हमको नहीं चाहिए, हम जैसे है ठीक है, हमको ना गोरा होना है ना काला होना है, हम जैसे है ठीक है जी, ठीक है। तुम लोगों को भैया गोरा काला होना है, तुम लोग जीन निकालो, हमको छोड़ दो, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों में अनुकूलन बताइए। जो पौधे मरुस्थल में पाए जाते, रेगिस्तान में पाए जाते, ठीक है, जो पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं, आपको बताना है उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है ना, ये आपको बताना है, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों में, पौधों की पत्तियों में अनुकूलन बताना है मेरे दोस्त। तो याद रखना उनमें क्या क्या अनुकूलन है। इनकी पत्तियां छोटी होती हैं, इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, इनमें वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, पत्तियों में जल संचय होता है और रंध्र धसा होता है, ठीक है। जितने भी पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं, वो सभी पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, आपको उनमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो इनकी पत्तियां छोटी होंगी, ठीक है, याद रखना। मरुस्थल, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां छोटी होंगी, ठीक है। दूसरा, पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। और क्या होगा, और क्या होगा हमारे रसगुल्ला? वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की दर, वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, कम होती है, ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? रंध्र धसे होते हैं, रंध्र, रंध्र धसे हुए होते हैं, रंध्र धसे हुए होते हैं। और क्या याद रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज याद रखना है, पत्तियों में जल संचय, पत्तियों में जल संचय, पत्तियों में जल संचय, और जड़ें लंबी होंगी। एक चीज याद रखना, क्या? जड़ें लंबी होंगी, जड़ें लंबी लंबी होंगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पत्तियां छोटी होंगी, पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, रंध्र धसे हुए होते हैं, पत्तियों में जल का संचय, और जड़ें क्या होंगी? लंबी होंगी, ठीक है। ये इतना चीज बच्चा आपको याद रखना है, ठीक है। बोलो सभी को क्लियर है ना? सभी को क्लियर है, ठीक है। एनी दीदू आप बहुत अच्छे हो, मैं काली, अरे लड़कियां काली, अरे मेरी लड़कियों आप कैसे क्या ये बात करते हो? मैं काली हूं, ठीक है, आप काली नहीं हो, आप माँ काल रात्रि का रूप हो, आप भूलो नहीं। हमारी जो सबसे प्रिय देवी हैं, ठीक है, जिन्होंने इतने सारे राक्षसों का वध किया, ठीक है। आप रक्त बीज का नाम सुने हो, आप शुंभ निशुंभ का नाम सुने हो, उनको मारने वाली कौन थी? माँ काली थी, ठीक है। आप माँ काली का रूप हो, तो अगर हम काले हैं तो हमको इस समय भैया कोई शर्माना नहीं है, हमको छुपना नहीं है, क्योंकि याद रखना है हम माँ काल रात्रि का रूप है। हम वो हैं जो भैया ऐसे सुरों का, राक्षसों का वध करने के लिए आई हैं, ठीक है। तो अपने अंदर के उस माँ काली को निकालो, ठीक है। कोई आपको बोलता है काली ना, एक नजर, ठीक है, याद रखो आपको पापा की परी नहीं, आपको पापा की शेरनी बनना है, कि जब आंख उठाओ ना, जब आंख उठाओ तो उन लोगों का हिम्मत ना हो, उनकी आंखें नीची हो जाए, ठीक है। आपको वो लड़की बनना है। आप काली हो, अपने आप को क्यों बोल रही हो मैं काली हूं, मैं सुंदर नहीं हूं? आप बोलो मैं सुंदर हूं, मैं काल रात्रि का रूप हूं, मैं वो हूं जो भैया फूल सी नहीं सूरज की तरह जलती है, ठीक है। क्योंकि अगर फूल से बनोगी तो लोग आपको तोड़ देंगे। आपको सूरज सा बनना है कि लोग आंखें ना मिला पाए, अगर आंख मिलाने की कोशिश करें तो उनकी आंखें जल जाएं। आपको सूरज की रोशनी की तरह अपने आप को जलाना है, समझ में आया? तो मेरी शेरनियों, आप बिल्कुल ये मत बोलना कि मैं सुंदर नहीं हूं। आप सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन बस अपनी नजरों में आप कभी अपने आप को गिरने मत देना, है ना। हम कली नहीं, माँ काली का रूप है, ठीक है। देखो लोग, समाज यही चाहता है, समाज यही चाहता है कि लड़कियां ना कली बनकर रहें,
लड़कियां क्या है, सुंदर होने पे ध्यान दे। ठीक है, लड़कियां सुंदर होने पर ध्यान दे, खाना बनाने पर ध्यान दे, और सबका बस न जी हाँ, हाँ जी करते रहे। ठीक है, लोग बोले तुमको उठना है तो उठे, लोग बोले बैठना है तो बैठे। समाज आपको न एक स्वतंत्र लड़की को नहीं झेल सकता, तो आपको स्वतंत्र लड़की बनना है, आपको आजादी चुनना है, आपको आजाद बनना है। आप अपना फैसला खुद लोगे, आपको कब उठना है, आपको कब सोना है, आपको कब पढ़ना है, आपको कब क्या करना है, ये फैसला आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं। तो खुद को इतना आजाद बनाओ ना कि कोई दूसरा आपके लिए आपका फैसला ना ले सके। आप खुद बोलो कि हम अपना फैसला खुद ले लेंगे। ठीक है, चलो इतना काफी है मोटिवेशन सुबह सुबह मेरी लड़कियों के लिए। चलो मेरी लड़कियों, फटाफट से यही बात पे लाइक का बटन दबा दो, है ना। निधि मैम का भी तो फायदा होना चाहिए, तुम लोगों को मोटिवेट किए हैं, बदले में एगो लाइक तो बनता है। ठीक है, लप लप लाइक कर दीजिए जल्दी से। चलो हम देख ले कितना लाइक चल रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी भैया एक बार लाइक का बटन दबा दिया जाए। ठीक है, लाइक का बटन दबा दिया जाए ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके। ठीक, लाइक की संख्या में भारी कमी है। ओ मेरी शेरनी, ओ मेरे शेरो, लाइक का बटन दबाओ, है ना। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की तरफ। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में संक्षेप में बताइए। ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, जल्दी जल्दी भैया आपके पास सवाल आ चुका। वायुमंडल में नाइट्रोजन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, सवाल क्या है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का किसी पारितंत्र में स्थायी यौगिक के रूप में फिर से वापस पुनः वायुमंडल में जाना, देखो बहुत बेकार चीज है। ठीक है, ये बहुत बकवास डेफिनेशन लेकर हम आपको देते हैं। क्या होगा, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है। ठीक है, इस मात्रा को बैलेंस रखने के लिए, इस मात्रा को स्थिर रखना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। इस मात्रा को स्थिर रखना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है ना। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है। इस मात्रा को स्थिर रखना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, इस मात्रा को स्थिर रखना क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगा, है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, ये बच्चा आपको याद रखना है। ठीक है, चल यहां तक सबको क्लियर है। देखो अब नाइट्रोजन बैलेंस कैसे रहता है, तो फॉर एग्जांपल देखो हमारे वायुमंडल में N2 है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, वो वायुमंडल से N2 लेकर के पेड़ पौधों को दे देते हैं। किसको, पेड़ पौधों को। और पेड़ पौधों जो फल बनाते हैं वो जानवर खाता है। जानवर खाएगा बच्चा, तो याद रखना जानवर जब मरेगा, ठीक है, तो उसके अंदर से हमारे जो आपके कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो उसके अंदर से क्या करेंगे, नाइट्रोजन को निकाल देंगे और वो वापस से कहां चला जाएगा, वायुमंडल में। तो ये ही आपका चक्र हमेशा चलता रहता है। ये चक्र हमेशा चलता रहता है। देखो सबसे पहले हमारे को कैसे समझना, कैसे, ठीक है, वायुमंडल में N2 है, N2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं बच्चा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, किसके द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ जीवाणु इसको अमोनिया में बदल देते हैं और अमोनिया में फिर बदलने के बाद इसको किसको दे देते हैं, पौधे को। पौधा क्या करता है, इस नाइट्रोजन को लेगा, अपने अंदर वृद्धि करेगा और फल का निर्माण करेगा। जब वो फल कौन खाएगा, हमारे जंतु खाएंगे, तो जंतु के शरीर में नाइट्रोजन चला गया। जब जंतु गोबर करेगा तो उसमें भी नाइट्रोजन होगा। जब जंतु मरेगा तो उसके शरीर में नाइट्रोजन होगा, जो अपघटित होकर वापस से वायुमंडल में चला जाएगा। तो भैया नाइट्रोजन, देखो कहते हैं दुनिया गोल है। दुनिया कैसी है बच्चा, गोल है, यानी अगर कोई यहां से शुरू हुआ है तो एंड भी कहां होगा, यहीं पर आकर होगा। ठीक है, तो अगर आप N2 ले रहे हो तो भैया मरने के बाद N2 दोगे भी,
है ना, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? सहजीवी और स्वतंत्र जीवाणु। ठीक है, कुछ जीवाणु क्या करते हैं? पेड़ पौधों के अंदर उपस्थित होते हैं, कुछ जीवाणु हमारे स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं जो नाइट्रोजन को बैलेंस करने का काम करते हैं, जो नाइट्रोजन को बैलेंस करने का काम करते हैं। ये सभी को याद रखना है। क्लियर? आइए अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, गेहूं के 4 कोई किस्म का नाम बताइए। ठीक है, आपके सामने सवाल आ चुका। सवाल क्या है बच्चा? गेहूं के 4 किस्मों के बारे में बताना है। ठीक है, बहुत सवाल लाए हैं जी, चलो आज पूरा करके जाना है। गेहूं के 4 किस्म कौन कौन से याद रखना है? कल्याण, सोना, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, HD 234 ये उच्च उत्पादकता के लिए है। HD 9824 उच्च, देखो आपको 2 ठो नाम तो याद रखना है। एक तो भैया कल्याण सोना, कल्याण सोना, सोनालिका। ठीक है, HD, इसमें से कोई 2 हमको, एक K वाला सही लग रहा है, K 234 और K 807। ठीक है, 4 याद रखना है ना, K 234 और K 807। ठीक है, ये आपके क्या है बच्चा? गेहूं के 4 किस्म है। कोई भी गोल्डन राइस मत लिख देना, धान का किस्म है। ठीक है, गोल्डन राइस मत लिख देना। गेहूं के कोई 4 किस्म बोला है ना, तो कल्याण सोना, सोनालिका, K 234, K 807। ठीक है, ये आपको मैम पटना में आपके साथ एक फोटो लेना है, बिल्कुल। ठीक है, तुम एक फोटो की बात कर रहे हो जी, हम वीडियो बनाएंगे, है ना। जो जो पटना आ रहा है उन सब के साथ हमको वीडियो बनाना, और अपने इंस्टा पे हम तुम लोगों को भर डालेंगे। ठीक है, इंस्टा पे तुम ही लोग छाए रहोगे जी, याद रखना, है ना। हमको वो वाला वीडियो बनाना है। ठीक है, मेरी बग्गो, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। लाल परी नीली परी कमरे में बंद है, मुझको मेरे रसगुल्ले पसंद है, मेरे रसगुल्लो, आप बोलना जी मैम। ठीक है, ऐसे वाला वीडियो बनाना है। ठीक है, तो सभी रसगुल्ले आएंगे। ठीक है, वीडियो बनवाएंगे हमारे साथ। आइए अगले सवाल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, अम्ल वर्षा क्या है और इसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मेरे दोस्त याद रखना, जब वर्षा का पीएच मान, जब वर्षा मतलब बारिश, ठीक है, वर्षा नाम की लड़की है कि नहीं हमारे क्लास में? ठीक है, जब वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम होता है। ठीक है, जब वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो ऐसे जल को, तो ऐसे वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ऐसे वर्षा को अम्लीय वर्षा, तो ऐसे वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे वायुमंडल में प्रदूषण से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, NO2 गैस जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल में प्रदूषण से उत्पन्न SO2 और NO2 गैस जल के साथ क्या कर लेते हैं? जल के साथ क्रिया कर लेते हैं, जल के साथ क्रिया कर लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वायुमंडल में प्रदूषण से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ क्रिया कर लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं और यही वर्षा के जल के साथ नीचे गिरता है, और यही वर्षा के जल के साथ धरती पर गिरता है। ठीक है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अम्ल वर्षा के कारण मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे उत्पादकता कम हो जाता है, साथ ही पर्णहरित की कमी हो जाती है। ठीक है, तो सभी को क्या क्या याद रखना है? क्या क्या बच्चा याद रखना है? आपको याद रखना है। अम्लीय वर्षा समझ में आ चुका ना? जब बारिश के पानी का पीएच मान
5.5 से कम हो जाता है। जब बारिश के पानी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो ऐसे जल को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो प्रदूषण से उत्पन्न होने वाला सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में जाकर के सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, ये जब हमारी धरती पर गिरता है, कहां पर? धरती पर गिरता है, तो याद रखना धरती पर गिरने के वजह से, ठीक है, जो हमारा धरती है, खेत है, उसकी अम्लीयता को बढ़ा देता है, जिसके कारण उर्वरक क्षमता में कमी आ जाती है। साथ ही साथ पेड़ पौधों के अंदर जो पर्णहरित, जिसकी वजह से हमारी पत्तियां हरे रंग की होती हैं, उनकी भी कमी देखने को मिलेगा, है ना, मुरझाने लगेंगे पेड़ पौधे। ये आपको याद रखना है। क्लियर? बोलो जी। दीदू आज जो पढ़ाएंगी वही एग्जाम में आएगा ना? आदित्य जी, अरे बच्चा, एग्जामिनर हमारा ससुराल वाला है जी, जो हम पढ़ाएंगे वो दे देगा। बेटा हम अपने तरफ से पूरा मेहनत कर रहे हैं कि आपके परीक्षा में आने वाला सवाल आपको मिल जाए। अगर नहीं आएगा तो इसमें हमारी गलती कैसे है जी? अगर हम बोल दिए कि हम जो पढ़ाएंगे वो आएगा और नहीं आया तो न तो डंडा लेके दौड़ा लोगे हमको। हम ऐसा काम नहीं कर सकते, है ना। वो सब बाकी टीचर काम करते हैं, उनको डर नहीं है ना, कब वो पिटाई नहीं है ना। एक बार तुम लोग पीट उठ दोगे ना तो उन लोगों को भी डर हो जाएगा, फिर वो बोलना छोड़ देंगे कि हमसे पढ़ो, हमसे पढ़ोगे तो तुम लोग एग्जाम में टॉप करोगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। खुद से पढ़ो, हम लोग बस आपको एक रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। हम आपको हर वो सवाल करा रहे हैं जो परीक्षा में आ सकता है, इसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं प्रभु, ठीक है। हम बस आपको तैयार कर रहे हैं कि सवाल आएगा, जवाब कैसे लिखना है। बाकी हमारा कौनो गलती नहीं, अगर परीक्षा में नहीं आता वो हमारा ससुराल वाला नहीं है, ठीक है, जो भैया हमारा क्लास देख देख के हमारे क्लास से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक, ससुराल वाला होता तो समझो में आता है। वो तो ससुराल वाले तो हमारे गायब चल रहे हैं, उनको याद नहीं आ रहा है कि उनकी पतोह यहाँ पढ़ा रही है। कौनो बात नहीं जी। आइए आप आगे की तरफ, उनको छोड़िए, ठीक है। तुम लोग यहाँ पर आइए अगले सवाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। जीन के आनुवांशिक रूपांतरण के मूलभूत चरण कौन से हैं? ठीक है, जीन के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव करने का क्या क्या? तो सबसे पहले हम डीएनए को निकालते हैं, फिर क्या करते हैं? वांछित जीन को निकालते हैं, फिर वांछित जीन को वाहक से जोड़ते हैं, फिर पुनर्संयोजित डीएनए का प्रवेश कराते हैं और फिर वांछित से हम अपना वांछित उत्पाद प्राप्त करते हैं। देखो नहीं समझ आया ना? देखो आनुवांशिक रूपांतरण का मतलब क्या है? किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव करके उससे वांछित उत्पाद प्राप्त करना। याद रखिएगा, किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कर उससे वांछित उत्पाद को प्राप्त करना आनुवांशिक रूपांतरण कहलाता है। इसके निम्न चरण है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले डीएनए का विलयन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डीएनए निकालेंगे, फिर उस डीएनए में से वांछित जीन को निकालेंगे, ठीक है। वांछित जीन प्राप्त करेंगे, फिर वांछित जीन को वाहक से जोड़ेंगे, ठीक है। फिर वांछित जीन को वाहक से जोड़ेंगे, वांछित जीन को वाहक से जोड़ेंगे और पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करेंगे। पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर हम इसको पोषी के शरीर में डालेंगे, फिर पोषी के शरीर में स्थानांतरित कर देंगे। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, उसके बाद ठीक है डीएनए का विलयन, वांछित जीन प्राप्त करेंगे, वांछित जीन को वाहक से जोड़ेंगे, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करेंगे, पोषी के शरीर में स्थानांतरित कर देंगे, ठीक है। पोषी के शरीर में स्थानांतरित कर देंगे और नेक्स्ट याद रखना, फिर हम वांछित उत्पाद प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। वांछित उत्पाद प्राप्त कर लेंगे।
है ना। इतना चीज बच्चा आपको याद रखना है, ठीक है। डीएनए का विलगन, वांछित जीन को काटना, वांछित जीन को वाहक से जोड़ना, पुनर्संयोजित डीएनए का पोषी के शरीर में प्रवेश कराना और फिर वांछित उत्पाद को प्राप्त करना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्लियर, बोलो क्लियर है, ठीक है। अगला है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर बताइए, है ना। अगला सवाल, अरे भैया संख्या में कमी हो रहा है, तुम लोग बढ़ने की जगह, हमको लगा 2000 बच्चे लाइव रहोगे आज, ऐसा करोगे जी। 1300 हो गए। अरे यार तुम लोग ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, कितना मेहनत से हंसा हंसा के पढ़ाते हैं, फिर भी तुम लोगों का कदर ही नहीं होता है हमारा। समझे में नहीं आता है तुम लोग कैसा बच्चा हमको मिला है? बड़ा दुख है हमको जी, मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है। जिसके लिए मेहनत करते हैं वो सब कदरें नहीं करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, ठीक है, हम जिससे प्यार करते हैं वो हमको मिलता नहीं, और जो हमसे प्यार करता है हमें वो चाहिए नहीं, ठीक है। वही चीज है, ठीक है, वही चीज है। हम आप लोगों से प्यार करते हैं तो आप लोगों को हम नहीं चाहिए, और आप जिससे प्यार करते वो आपसे नहीं करते। उन लोगों को भैया व्यूज चाहिए, है ना। हमको व्यूज थोड़े, अगर व्यूज चाहिए होता तो बताओ बेटा, हम अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर लिए होते, पैसा कमाते। लेकिन मेरा चैनल में मोनेटाइज नहीं हुआ है, पता है क्यों? कहीं आप लोगों को ऐड ना देखना पड़े, ठीक है। जाकर देखना, बाकी लोगों का क्लास देखना, है ना। एक क्लास में 50 गो ऐड आता है, निधि मैम के क्लास में 1 गो ऐड नहीं आता है। रीजन क्या है? हमने अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कराया आपके लिए, ताकि आप लोगों को ऐड ना देखने को मिले। लेकिन तुम लोगों को कौनो कदर नहीं है। चलिए आइए आगे की तरफ, ठीक है। आगे की तरफ आ जाओ। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, फोन आ रहा है क्या? ठीक है। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बीच में अंतर बताना। तो देखो भैया याद रखिएगा, जब हमारा क्या होगा, जब हमारे गुणसूत्र, ठीक है, कसकर बंधे होंगे, कसकर बंधे होंगे तो उसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और जब ढीला बंधा होगा तो यूक्रोमेटिन, ठीक है। एक स्तनपायी केंद्रक में कहीं कहीं क्रोमेटिन ढीले तौर पर बंधे होते हैं, इनमें अभिरंजन हल्के रूप में होता है, वह सक्रिय होते हैं, इन्हें यूक्रोमेटिन कहते हैं। और जब क्रोमेटिन मजबूती से बंधे होते हैं, गहरे रंग से अभिरंजित होते हैं, तो उन्हें हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है, ठीक है। तो भैया क्या क्या याद रखना है, आप यहां लिख देते हैं यूक्रोमेटिन के बारे में। ये ढीले बंधे होंगे, ठीक है। ऐसे क्रोमेटिन, ऐसे क्रोमेटिन, ठीक है, ऐसे क्रोमेटिन जो ढीले बंधे होते हैं, ऐसे क्रोमेटिन जो ढीले बंधे होते हैं, जो ढीले बंधे होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन कहते हैं, पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज बच्चा, ये हल्के रंग से अभिरंजित होते हैं, है ना। अरे ठीक है, ये हाँ हल्के रंग से, ठीक है, ये हल्के रंग से अभिरंजित होते हैं, ठीक है। तीसरा, यह आनुवांशिकता सक्रिय होते हैं, यह आनुवांशिकता सक्रिय होते हैं, आनुवांशिकता सक्रिय होते हैं, ठीक है। ये हो गया यूक्रोमेटिन के बारे में। अब बात करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन का। तो पहला चीज, यह कसकर बंधे होते हैं, यह कसकर बंधे होते हैं। दूसरा, यह गाढ़े रंग से अभिरंजित होते हैं, यह गाढ़े रंग से अभिरंजित होते हैं, यह गाढ़े रंग से अभिरंजित होते हैं, ठीक है। तीसरा, यह आनुवांशिकता निष्क्रिय होते हैं, यह आनुवांशिकता निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। ये सभी को याद रखना है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल बच्चा,
एमटीपी क्या है? एमटीपी क्या है? एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कोई पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमटीपी, आपको याद रखना है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसी को कहते हैं एमटीपी। ठीक है, एमटीपी क्या है? एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, गर्भावस्था यानी 9 महीना पूरा होने से पहले, अरे सवालिया कहाँ चला गया जी? हाँ, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, पूर्ण होने से पहले गर्भ में, ठीक है, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ में ही भ्रूण को खत्म कर देना। ठीक है, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ में ही भ्रूण को खत्म कर देना है ना। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ में ही भ्रूण को खत्म कर देना एमटीपी ब्रैकेट में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन। हमारे रसगुल्ला लोग फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म आएगा, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही गर्भ में ही भ्रूण को खत्म कर देना एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। ये सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, 12 सप्ताह तक सुरक्षित, एमटीपी 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, एमटीपी 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है ना। ये सभी को याद रखना है, ये सभी बच्चा पार्टी को याद रखना है। चलिए अगला सवाल बच्चे देख लो। एमटीपी अर्थात गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन डॉक्टर की मदद से। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिख देना, गर्भावस्था का ये नहीं कि खुद ही करने बैठ गए, खुद नहीं कर सकते हो, डॉक्टर करता, नालायक को, है ना। गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, ठीक है, डॉक्टर की मदद से गर्भ में ही भ्रूण को खत्म करना। ठीक है, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, ठीक है, इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं हम एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये आपको याद रखना है ना। आइए आगे की तरफ। एमटीपी अर्थात गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व ही चिकित्सीय रूप से इसका समापन करना होता है। यह शल्य क्रिया अथवा दवाओं द्वारा होता है। ठीक है, गर्भावस्था के 12वें सप्ताह तक यह प्रक्रिया सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। अगला, कुल आबादी का रूप क्या क्या है संक्षेप में लिखें। ठीक है, किसी एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय पर एक विशेष समुदायों की संख्या को आबादी कहते हैं। क्या कहते हैं? आबादी। आबादी के प्रकार, पहला क्या? एक जाति आबादी, किसी एक स्थान पर एक ही जाति की आबादी। बहुजातीय का मतलब होता है किसी एक स्थान के समुदाय की सामूहिक संख्या को बहुजातीय आबादी कहते हैं। नहीं समझ आया? देखो मेरे दोस्त, आबादी कहते किसे है? आबादी का मतलब होता है किसी एक निश्चित क्षेत्र में, किसी एक निश्चित क्षेत्र में एकांक समय पर, किसी एक निश्चित क्षेत्र में एकांक समय पर, किसी एक निश्चित क्षेत्र में एकांक समय पर एक विशेष, ठीक है, किसी एक निश्चित क्षेत्र में एकांक समय पर किसी विशेष समुदाय की कुल संख्या, ठीक है, समुदाय की संख्या को आबादी कहते हैं। क्या कहते हैं? आबादी कहते हैं। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, आबादी किसे कहते हैं तो सभी लोग याद रखेंगे आबादी क्या है। अब देखो, आबादी दो तरह का होता है। एक जातीय, ऐसा आबादी जिसमें एक ही जाति के जीव उपस्थित है। ठीक है, एक जातीय आबादी, और दूसरा होता है बहुजातीय आबादी।
ठीक है, तो ऐसा एक जाति आबादी का मतलब जिसमें एक ही जाति के जीव उपस्थित हो, जिसमें एक ही जाति के जीव उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे? एक जाति आबादी कहेंगे। ठीक है, और दूसरा बहुजातीय जिसमें कई सारी जातियां अर्थात समुदाय उपस्थित हो। समुदाय का मतलब होता है कई सारी जातियां, जैसे समझा देते हैं, रुक जाओ। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक क्षेत्र है। ठीक है, एक क्षेत्र है, यहाँ पे सिर्फ इंसान ही इंसान है। सिर्फ कौन है? इंसान है। तो इंसान क्या है? जाति है। ठीक है, और इसको पूरा क्या बोलेंगे? एक जाति आबादी, यानी केवल एक ही जाति के आबादी वाले लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंसान देखने को मिल रहे। अब दूसरा होता है बहुजाति आबादी। बहुजाति का मतलब होता है जिसमें इंसान भी है, ठीक है, कुत्ता भी है, ठीक है, कुत्ता है, बैक्टीरिया है, ठीक है, गाय है ना, हमारा गाय थोड़ा सा खराब है, भैंस है ना, भैंस है, ऐसे। ठीक है, तो भैया जब केवल एक क्षेत्र में एक ही जाति के जीव होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या मेरे दोस्त, कौन है ये बच्चा? दिलीप भाती, दिलीप बिहारी जी। अगर आपको हमारी हेड राइटिंग, पहले तो नालायक, पहले स्पेलिंग देखो सही लिखे हो कि नहीं। ठीक है, और दूसरा का चीज, अगर तुमको हमारी राइटिंग में दिक्कत हो रहा है तो मत करो क्लास, है ना। हमारे रसगुल्ला लोगों को हम जैसे हैं उनको वैसा ही पसंद है, हमारी राइटिंग ऐसा ही पसंद है। आप लग रहा है नया आया हो, ठीक है, तो भैया अगर आपको हमारी राइटिंग नहीं पसंद है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप जा सकते हैं। हम जबरदस्ती बैठा कर नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर 100 बच्चे भी रहेंगे तो निधि मैम पढ़ाएंगी, लेकिन 100 रसगुल्लों को पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाते हैं, है ना, किसी का सुनने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, पैसा लिए होते तो तुम्हारा सुनते भी, अरे भैया पैसा दिया है, बैच खरीदा है हमारा, फ्री में पढ़ाते हैं जी, है ना। बिजली का बिल खुद अपने पैसा से हम भरते हैं, ठीक है, रूम का किराया हम खुद देते हैं, ठीक है, जो कमाते हैं वो हम उड़ाते हैं इन सब चीजों में। ठीक है, तो हम किसी का सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। तो बिहारी जी, जवन जी आप हैं, जय राम जी की, भारत माता की जय। कृपया करके हमारे क्लास से प्रस्थान करिए। ठीक है, जहां राइटिंग सुंदर मिल रहा है, जहां बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं, टॉप करिए। हमारी दुआएं आपके साथ है। भगवान करे आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व हो, लेकिन ऐसी हरकतें रहेंगी तो होगा नहीं। जय हिंद, जय भारत। चलो आ जाओ तुम लोग यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ना कुल आबादी किसे कहते हैं? कुल आबादी समझ में आया? ठीक है, कुल आबादी का मतलब क्या है? किसी एक निश्चित क्षेत्र में एकांक समय पर किसी विशेष समुदाय, ठीक है, याद रखिएगा, किसी एक निश्चित क्षेत्र में एकांक समय पर किसी विशेष समुदाय की संख्या को हम क्या कहते हैं? आबादी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? याद रखना, आबादी कहते हैं। आबादी दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक जाति आबादी और बहुजाति आबादी। एक जाति मतलब जब केवल एक ही जाति के जीव उपस्थित होंगे किसी क्षेत्र में तो उसे एक जाति आबादी कहेंगे, और जब किसी क्षेत्र में अलग अलग तरह के जीव जाति, अलग अलग तरह के जाति वाले जीव उपस्थित होंगे तो इसे बहुजाति आबादी कहते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया एनी, ठीक है, नोट करती चल रही हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को स्पष्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बीच अंतर बताइए, इन दोनों में क्या अंतर है? तो पहला चीज याद रखना, ठीक है, यह नर में होता है, यह नर में, एक पॉइंट बच्चा ने बना देते, चलो यहीं पे लिख देते हैं, यह नर में होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नर युग्मक, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नर युग्मक अर्थात शुक्राणु बनता है, अर्थात शुक्राणु बनता है। ठीक है, ये कहां होता है? यह मेल के वृषण में होता है, यह मेल के वृषण में होता है। ठीक है, अगला, यह 12 से 14 वर्ष यानी यौवनावस्था में आरंभ होता है, यौवनावस्था में आरंभ होता है, आरंभ होता है। ठीक है, अगला पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है,
यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अंडाणु जनन का। ठीक है, अंडाणु जनन के बारे में याद रखना, यह मादा में। ठीक है, अंडा कहाँ बनेगा? महिलाओं में। अंडा कहाँ बनेगा मेरे दोस्त? याद रखना, महिलाओं में बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह मादा में होता है, यह मादा में होता है। दूसरा, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप मादा युग्मक अर्थात अंडाणु बनता है, अर्थात अंडाणु बनता है। ठीक है, यह मादा में होता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा? याद रखना, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप मादा युग्मक अर्थात, ठीक है, मादा युग्मक अर्थात क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। ठीक है, मादा युग्मक अर्थात क्या बनेगा? याद रखना, अंडाणु बनेगा। ठीक है, महिलाओं में अंडा बनता है और पुरुष में क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह मादा के अंडाशय में होता है। यह प्रक्रिया मादा के अंडाशय, यह मादा के अंडाशय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यह भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। जब लड़की अपने माँ के गर्भ में होती है ना, तभी यह प्रक्रिया शुरू हो जाता है। यह भ्रूणी अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, यह 40 से 45 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। यह 40 से 45 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है ना, ये जीवन भर नहीं चलता। ठीक है, ये आपको शुक्राणुजन और अंडाणुजन दोनों के बीच में अंतर आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों के बीच में बच्चा अंतर आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो यहां पर आ जाओ। ठीक है, शुक्राणु जनन, वृषण में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण भारी मात्रा में होता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलता है। अब बात करते हैं अंड जनन। ठीक है, अंडाणु का अंडाशय में बनना अंडाणु जनन कहलाता है। ठीक है, एक बार में केवल एक अंडा ही बनता है। लड़कों में क्या होता है? शुक्राणु की संख्या भारी मात्रा में होगा, लेकिन बच्चा याद रखना, लड़कियों में एक बार में केवल एक अंडा ही बनेगा। ठीक है, यह प्रक्रिया लगभग 50 वर्ष की आयु तक चलता है। ठीक है, लड़कों में क्या है? पूरे जीवन भर चलेगा। लड़कियों में 40 से 45 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। यहाँ 50 की जगह आप लिखो 40 से 45 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। ये सभी को याद रखना है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। बताओ, क्लियर है? मैम ये यूपी बोर्ड वालों के लिए, हाँ जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। चलो जल्दी बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताओ, क्या आप सभी को यहां तक हमारी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? जय भीम, जय भीम, जय भीम। चलो बहुत बढ़िया है ना, जय श्री राम। चलो यार बस करो तुम लोग, एक ही चीज लिखा है 76 बार, मारेंगे जन पटाखा तो नाचत फिरोगे गधा कहीं का। पढ़ाई कर पे ध्यान दो, है ना, पढ़ाई करो। जय बायोलॉजी लिखो, लिखो जय बायोलॉजी, है ना, बायो वाले बच्चे लिखो जय बायोलॉजी, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो चुपचाप से। ठीक है, सभी को यहां तक क्लियर है? ओके, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते? ठीक है, अगला सवाल बच्चा आपके, हमको चाय पीना है। चाय पीना है? बोलो, क्या तुम लोगों को भी चाय पीना है? मम्मी को फोन लगाते हैं, हमारी मम्मी गुस्साएंगी। ठीक है, हमारी मम्मी बोलेंगे तुमको चाय पीना है जी, थाने से पढ़ाओ, पढ़ा करके घर आओ। ठीक है, देखो फोन में नहीं उठाएंगी तो दिक्कत हो जाएगा। सब बोल दें चाय पिलाने के लिए। देखो रुक जाओ, सुनते हैं।
सोच रहे हो निधि मैम की मम्मी क्या बोली, है ना? नहीं बताएंगे, डांट खाने के बाद बताया थोड़े नहीं जाता है सिर्फ। ठीक है, चलो हम नहीं बताने वाले हैं अभी क्या क्या बात हुआ। आप लोग आइए यहाँ पर, ठीक है, आप लोग आइए यहाँ पर बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी पर। ठीक है, कोई अगर बंद दंपत्ति है जिसको संतान नहीं हो रहा है ना, याद रखिएगा। ठीक है, कोई बंद दंपत्ति है जिसको संतान नहीं हो रहा तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल करता है। सवाल है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? तो भैया याद रखिएगा, नर के शरीर से, ठीक है, नर के शरीर से शुक्राणु, नर के शरीर से शुक्राणु तथा मादा के शरीर से, नर के शरीर से शुक्राणु तथा मादा के शरीर से, ठीक, नर के शरीर से शुक्राणु तथा मादा के शरीर से अंडाणु, क्लियर, नर के शरीर से शुक्राणु तथा मादा के शरीर से अंडाणु निकालकर लैब में गर्भ जैसी स्थिति, ठीक है, लैब में गर्भ जैसी स्थिति बनाकर इनका निषेचन, ठीक है, युग्मकों का निषेचन करवा के, स्थिति बनाकर युग्मक का निषेचन करा के टेस्ट ट्यूब के अंदर भ्रूण को तैयार करना, इस प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इस प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ये सभी को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है जब नर के शरीर से नर युग्मक और मादा के शरीर से मादा युग्मक दोनों को निकाल करके, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक को निकाल करके लैब में गर्भ जैसी स्थिति बनाकर टेस्ट ट्यूब के अंदर भ्रूण को तैयार करना टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। ये बच्चा आपको याद रखना है, ठीक है, ये बच्चा आपको याद रखना है। टेस्ट ट्यूब बेबी किसमें होता है? बंद दंपत्ति, ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, उनमें नर और मादा युग्मक को शरीर से बाहर निकालकर लैब में गर्भ जैसी स्थिति देकर टेस्ट ट्यूब के अंदर भ्रूण को तैयार करना टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्या है आपके सामने, आ जाओ देखा जाए। आरएनए के प्रकारों को लिखिए। तो भैया तो इजी हो गया, आरएनए भैया, आरएनए। सबसे पहले आरएनए के बारे में कुछ चीजें याद रखो, ठीक है, आरएनए के बारे में कुछ चीजें याद रखो। पहला पॉइंट, इसका पूरा नाम क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। दूसरा, इसमें राइबोस शर्करा पाया जाता है, तीसरा, यह एक कुंडलित होता है, ठीक है। चौथा, यह केंद्रक में बनता है, पांचवा, अनुलेखन प्रक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, अनुलेखन की प्रक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है। छठा पॉइंट, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है, बनता केंद्रक में है, पाया कहां जाता है? कोशिका द्रव्य में। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और क्या याद रखना? सातवां पॉइंट, ठीक है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है, कुंडलित होता है केंद्र में। हाँ, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। काम क्या है? यह प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। इतना पॉइंट आरएनए के बारे में याद रखना। अब देखो, आरएनए होता है 3 प्रकार का। आरएनए होता है कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एमआरएनए,
ठीक है, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, याद रखना ये 3 प्रकार का होता है। अब इसके बारे में कुछ चीजें बता दे। एमआरएनए यह डीएनए से प्रोटीन बनाने की सूचना, यह डीएनए से प्रोटीन बनाने की सूचना केंद्रक से कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक लाता है। ठीक है, यह डीएनए से प्रोटीन बनाने की सूचना केंद्रक से कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक लाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आरआरएनए का। यह सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए है। यह सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए है। यह राइबोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, आरआरएनए क्या करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है। अब बात करते हैं टीआरएनए का। ठीक है, टीआरएनए जिसको हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, याद रखना यह कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो एसिड को सक्रिय कर, ठीक है, ठीक है, यह कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो एसिड को सक्रिय कर, यह कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो एसिड को सक्रिय कर राइबोसोम तक लाता है। लाता है। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। आरएनए के बारे में भी बता दिया, आरएनए के प्रकार के बारे में भी हमने बता दिया। कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, ये भैया याद रखना है। अगला सवाल, डीएनए और आरएनए के बीच मुख्य अंतर। ठीक है, डीएनए और आरएनए के बीच बच्चा अंतर बताना है। कौन कौन कर लेगा? डीएनए और इधर कर लो आरएनए, है ना। इन दोनों के बीच अंतर हमको बताना है। सबसे पहला चीज याद रखना, इसका पूरा नाम। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा, यह द्विकुंडलित होता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? यह कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है। ठीक है, कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर दूसरा है, ये कैसा होगा? द्विकुंडलित होगा। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? यह सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ है। यह सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है। चौथा, केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चा? ये केंद्रक में, हाँ, इसमें प्रतिकृतिकरण, ये अपने आप को दुगना कर सकता है। प्रतिकृतिकरण द्वारा दुगना हो सकता है। दुगना हो सकता है। छठा पॉइंट, इसमें थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है। इसमें थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है। सातवां, इसमें यूरासिल नहीं पाया जाता। ठीक है, अब इसके आरएनए के बारे में ठीक उल्टा लिख दो। ठीक है, इसका पूरा ना, हाँ, इसमें शुगर लिखना भूल गए। आठवां पॉइंट, इसमें डीऑक्सी राइबो शुगर होता है। इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है ना। अब आरएनए के बारे में, कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ है। कुछ विषाणुओं का
का आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, याद रखना है। चौथा पॉइंट, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, पांचवा, इसमें प्रतिकृतिकरण, ये स्वयं को दुगना नहीं कर सकता। ठीक है, ये लिख दो, ये स्वयं को दुगना नहीं कर सकता, ये स्वयं को दुगना नहीं कर सकता, है ना। छठा पॉइंट, इसमें थाइमीन नहीं होता, इसमें थाइमीन नाइट्रोजन बेस नहीं होता। सातवां, इसमें यूरासिल पाया जाता है। ठीक है, आठवां पॉइंट, इसमें राइबोज शर्करा उपस्थित होता है, इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, डीएनए और आरएनए के बीच का अंतर बताओ, क्लियर है। ठीक है, शाम को 7 बजे मेरा क्लास होता है, लेकिन हमने सोचा आप लोगों के लिए एक सुपर डुपर मैराथन क्लास लेकर आए, लेकिन तुम लोग लायके नहीं हो जी। तुम लोग ना बाकी टीचर्स के क्लास में आते हो 6,000, हम लेकर आए सुबह क्लास, हमारे क्लास में नहीं आए तुम लोग, है ना। हमारे क्लास में तो नहीं आए आप लोग। बताओ, तुम लोगों के लिए हम सुबह उठ कर आए, इतना ठंडी में पढ़ाए, लेकिन तुम लोगों को हमारा कौनो कदर नहीं है। जा बेटा लोग जा, जौने दिन चल जाइब ना बेटा, ओ दिन तो हम लोगन के कदर होई कि एगो मैडम रहनी हमार, है ना। जौने दिन हम अपन बैच लियाई ना बेटा, ओ दिन तो उन लोगन के समझ में आई कि पहले तो निधि मैम फ्री में पढ़ावत रहनी है ना। फ्री के चीजों का हम समझ गए, कौनो कदर नहीं। तुम लोगों को 700 800 उहे लोगों का कदर होता है। निधि मैम जितना भी फ्री में पढ़ा ले, कौनो कदर नहीं होगा। देखो, हम ले आएंगे अपना बैच, अब कहेंगे मैम पलट गई, बोली थी फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो तुम लोग पलटोगे तो हम नहीं पलटेंगे जी। पलटू बच्चों की पलटू मैम न है। तुम लोग पलट गए, तुम लोग जा रहे हो पैसा वालों के पास, तो हम जा रहे हैं, हम ले आ रहे हैं पैसा वाला बैच। ठीक है, चलो नालायक को फ्री में पढ़ाएंगे। आइए, रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपका सवाल आ चुका, रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। तो ओपेरिन तथा हॉल्डेन एक कुंडलित होता है, हाँ तो लिखे तो है। ठीक है, डीएनए हमारा द्विकुंडलित है और आरएनए हमारा एक कुंडलित है, लिखे है जी। ठीक है, आइए, रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। तो भैया, ओपेरिन तथा होल्डेन नामक वैज्ञानिकों ने धरती पर जीवों के विकास से संबंधित, वैज्ञानिकों ने धरती पर जीवों के विकास से संबंधित, है ना, ओपेरिन तथा हॉल्डेन नामक वैज्ञानिकों ने धरती पर जीवों के विकास से संबंधित, ठीक है, ओपेरिन तथा हॉल्डेन नामक वैज्ञानिकों ने धरती पर जीवों के विकास से संबंधित रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया। रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, आगे इनके अनुसार धरती पर जीवों का विकास रसायनों से हुआ है। धरती पर जीवों का विकास रसायनों से हुआ है। इसे ही रासायनिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। रासायनिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना, ये आपका हो गया। बताओ, यहां तक हमारा बात समझ में आया।
ठीक है। रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ओपरिन तथा हॉल्डेन ने। इनके अनुसार आदि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को किसके द्वारा? रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा हुआ है। ठीक है। इनके अनुसार धरती पर जीवों का विकास रासायनों से हुआ है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अणुओं से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। फिर बड़े कार्बनिक यौगिकों ने क्या किया? अंतः संगठन से प्रथम जीवन संरचना का निर्माण किया। ठीक है। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सा लिख देना है ना। ठीक है, यहां तक बताइए, क्लियर है? ओके ओके। सभी लोगों को 10 जनवरी पटना, ठीक है, 10 जनवरी पटना ज्ञान भवन हम आप लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। दोपहर में बच्चा 1 बजे तक आप आ जाओ। ठीक है। इसलिए हम सुबह का टाइम नहीं रखे, दोपहर का टाइम रखे, आप आराम से आइए। ठीक है। तो सभी मेरे रसगुल्ला लोग जो भी पटना के आसपास रहते हैं, ठीक है, जो हमसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, जो सच में मेरे रसगुल्ला है, वो क्या कर सकते हैं? 10 जनवरी को पटना ज्ञान भवन आ सकते हैं। आप सभी का दिल से वहां पर हम स्वागत करेंगे। ठीक है। तो सभी लोग पटना ज्ञान भवन आ सकते हैं। अगला सवाल है, मियादी बुखार के कारण, कारक और लक्षणों को बताइए। मियादी बुखार यानी टाइफाइड की बात हो रही है। ठीक है। टाइफाइड की बात हो रही है तो मेरे दोस्त लिखेंगे यह एक जीवाणु जनित रोग है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह साल्मोनेला टाइफी, यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। याद रखना, यह एक जीवाणु जनित रोग है। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। आगे, यह गंदा खाना एवं पानी पीने से संचारित होता है। यह गंदा खाना एवं गंदा पानी पीने से संचारित होता है। ठीक है। गंदा खाना या एवं गंदा पानी पीने से संचारित होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इस रोग के लक्षण क्या है? तेज बुखार, भूख न लगना, पेट में दर्द, सिर दर्द, कमजोरी। ठीक है। लक्षण लिख देना। ठीक है। लक्षण क्या होगा? पेट दर्द, ठीक है, पेट दर्द, कमजोरी, भूख का न लगना, ठीक है, बुखार आदि। ठीक है। इतना लक्षण काफी है। ठीक है। ये इतना आपको लिख लेना है। बोलो क्लियर? बोलो बोलो, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है। चलो भैया, यहाँ तक सभी को क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, टीकाकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है और यह कैसे कार्य करता है? तो देखो बच्चा, टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। ठीक है। टीकाकरण में क्या होता है? ठीक है। टीकाकरण का मतलब होता है एग्जाम से पहले आप लोगों का एक टेस्ट ले लेना। ठीक है। बहुत सारे कोचिंग्स में क्या होता है, एग्जाम से पहले एग्जाम के लेवल का टेस्ट लिया जाता है, जिससे आप खुद को जांच पाते हो कि आपकी तैयारी कैसी है। और मान लो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आया था, वही क्वेश्चन आंसर अगर आपको क्या मिल जाए, आपके बोर्ड के एग्जाम में मिल जाए, तो आपको याद आएगा, अरे ये सवालिया तो निधि मैम करवाई थी, है ना? ऐसे आप बोलोगे ना। उसी चीज को बच्चा याद रखना है। प्रतिरक्षण या टीकाकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्मृति के सिद्धांत पर। किसके? स्मृति के सिद्धांत पर। ये आपको याद रखना है ना? स्मृति, प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर लिखेंगे। यह प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति के गुण पर आधारित है। ठीक है। यह प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति के गुण पर आधारित है। ये पहला चीज आपको याद रखना है। यह प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति के गुण पर आधारित है। यह पहला चीज हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें व्यक्ति के शरीर को
व्यक्ति के शरीर को हानिकारक रोगाणु से लड़ने के लिए हानिकारक रोगाणु से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। हानिकारक रोगाणु से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है तो लिखेंगे इसमें हानिकारक रोगाणु को रोगाणु को मारकर या कमजोर करके व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है। व्यक्ति के शरीर में इसमें हानिकारक रोगाणु को मारकर या कमजोर करके व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है। ठीक है, इस व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है ना। इसमें हानिकारक रोगाणु को मारकर या कमजोर करके व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है ताकि शरीर उसके खिलाफ प्रतिरक्षा तैयार कर सके। ताकि शरीर उसके खिलाफ प्रतिरक्षा तैयार कर सके। ठीक है, प्रतिरक्षा तैयार कर सके। ठीक है, ताकि भविष्य में जब ये रोगाणु सच में आए, ये क्या हो गया जी? क्या कर रही है निधि मैम? अरे कहाँ चला गया? और ये चला ना जाए। ले, सुबह सुबह का सबसे बड़ा कांड। अरे नहीं भैया, आजा, वापस आजा प्लीज आजा। आजा, क्या हो गया हमसे? कौन नजर लगा दिए जी? कौन टीचर हमारा क्लास देख रहा है? कौन बायो का टीचर हमारा क्लास देख रहा है? नजर याद दिया, कसम से आ गया, वापस आ गया। जय जय भगवान जी। ठीक है, बच गए। कहाँ थे जी? वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब जरा दिमाग नहीं लगाएंगे। जब मेरे पास दिमाग नहीं है, क्यों लगाना है ना। हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगे, इसको ऊपर नीचे करने लगे। ऊपर नीचे के चक्कर में बताओ सब चला गया। अब हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो, इसमें हानिकारक रोगाणु को मारकर या कमजोर करके व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है ताकि शरीर उसके खिलाफ प्रतिरक्षा तैयार कर सके। और जब भविष्य में, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, और जब भविष्य में सच में और जब भविष्य में वो रोगाणु सच में हमारे शरीर में आता है। ठीक है, और जब भविष्य में वो रोगाणु सच में हमारे शरीर में आता है। ठीक है, और जब भविष्य में वो रोगाणु सच में हमारे शरीर में आता है, तो ठीक है, और जब भविष्य में वो रोगाणु सच में हमारे शरीर में आता है तो क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, आता है तो हमारी स्मृति कोशिकाओं द्वारा इसके खिलाफ प्रतिरक्षा तैयार किया जाता है। ठीक है, हमारी स्मृति कोशिकाओं द्वारा उस हानिकारक जीवाणु के खिलाफ प्रतिरक्षा तैयार किया जाता है।
इसे ही टीकाकरण कहते हैं। ठीक है, टीकाकरण कहते हैं। ठीक है, ये सभी को याद रखना है, ये सभी को बच्चा याद रखना है। ठीक है, चलो अगला सवाल, रोग का प्रसार कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, रोग का प्रसार, रोग फैलता कैसे। ठीक है, रोग हमारा फैलता कैसे है, तो याद रखना रोगों में संक्रामक रोगों का ही प्रसार। देखो रोग दो तरह का होता है, एक संक्रामक और एक असंक्रामक। याद रखिएगा रोग दो तरह का होता है, एक होता है संक्रामक और एक होता है असंक्रामक। संक्रामक का मतलब होता है ऐसा रोग जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकता है। ठीक है, और असंक्रामक का मतलब होता है ऐसा रोग जो एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जा सकता है ना, उसे क्या कहते हैं, असंक्रामक। तो देखो रोगों में संक्रामक रोगों का ही प्रसार होता है, उसको फैलाने के लिए कौन कौन से, पहला संक्रामक रोगी से सीधे संपर्क द्वारा। ठीक है, मान लो किसी को वो रोग है, आप उसके संपर्क, किसी को दाद है, खाज खुजली है, वो खजुआ रहा है, मान लो तुम्हारा कोनो दोस्त है, वो दिन भर भैया ऐसे ऐसे करके खजुआ रहा है और तुमको छू दिया, तो अगले दिन से वो खजुआएगा, उसके साथ बैठकर तुम वो खजुआओगे, दोनों खजुआओगे। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा रोग जो भैया रोगी के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा रोग वाहकों द्वारा, जैसे मच्छर मक्खी, इनके द्वारा, या संक्रमित साधनों जैसे सुई या रक्त के द्वारा या आपके शरीर के द्रव के द्वारा। ठीक है, तो इनको याद रखना है, लिखेंगे रोगों में संक्रामक रोग का। ठीक है, रोगों में किसका, संक्रामक रोग का ही प्रसार होता है। रोगों में संक्रामक रोगों का ही ठीक है, रोगों में संक्रामक रोगों का ही पहचान होता है। ठीक है, ये पहला चीज याद रखना है। पहला चीज क्या होगा, पहला चीज क्या होगा, रोगों में संक्रामक रोगों का ही, अरे पहचान कह रहे, प्रसार। ठीक है, प्रसार होता है, रोगों में संक्रामक रोगों का ही प्रसार होता है, ये सभी को याद रखना है। क्लियर। चलो यहां तक सभी को क्लियर है। रोगों में बच्चा क्या हमने बोला, रोगों में संक्रामक रोगों का ही प्रसार होता है। संक्रामक रोग मतलब जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकते हैं, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। अब ये कैसे फैलेगा, तो देखो बच्चा पहला आपके पास है, दूसरा तीसरा। ठीक है, पहला तरीका है रोगी के संपर्क में। ठीक है, रोगी के संपर्क में आने से फैलेगा, रोगी के संपर्क में आने से। ठीक है, दूसरा बच्चा आपके सामने है। ठीक है, पहला क्या है, रोगी के संपर्क में आने से, दूसरा आपको याद रखना है क्या, हाँ रोग वाहक जैसे मक्खी और मक्खी मच्छर से। ठीक है, तीसरा संक्रमित साधन। ठीक है, तीसरा क्या है, संक्रमित साधनों जैसे सुई, रक्त या शरीर के द्रव से, है ना, ये आपको याद रखना है। सभी को यहां तक क्लियर है। चलो यहां तक सभी को क्लियर है, एक बार हाँ जी मैम कहकर बता दो।
ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? मैम आप अपने रसगुल्लों को इग्नोर क्यों कर रही हो? अरे नहीं कर रहे हैं जी, रसगुल्लों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? प्यास लगा हमको बहुत जोर का। आग है आग, गरम में गरम बहुत ज्यादा ला दी है। ये सुबह से प्यास ले रहे हैं, पानी नहीं पिए एक बूंद। सभी को क्लियर है? ठीक है, यहां तक बताओ सभी को क्लियर? एक बार हाँ जी मैम, ना जी मैम कुछ बोल दो। क्लियर है? ओके, ये सब लिख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया में क्या होता है? तो देखो बच्चा, यह एक आनुवांशिक मेंडेलियन विकार है। आनुवांशिक मेंडेलियन विकार है, ठीक है। इसमें यह एक्स लिंग गुणसूत्र, यह एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार कहलाता है, ठीक है। यह एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार कहलाता है, ठीक है। आगे इसमें रोगी के शरीर में प्रोटीन का, इसमें रोगी के शरीर में रक्त का थक्का बनाने वाला, इसमें रोगी के शरीर में रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन नहीं बनता, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन नहीं बनता, ठीक है। जिसके कारण चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता और खून लगातार बहता रहता है, नहीं बनता और खून लगातार बहता रहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दो। सभी को क्लियर है बच्चे यहां तक? तुम बनाओ, एक बार बताइए क्या यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, जल्दी बताओ, क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी जल्दी, ठीक है। ब्लड, हाँ, इसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता, इसमें क्या नहीं होता है? रुधिर का थक्का नहीं बनता, ठीक है। ये सभी लोगों को याद रखना है। चलो अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका, आ जाओ देखा जाए। अगला सवाल क्या है? बायो प्रोस्पेक्टिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अगला सवाल है बच्चा बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। ये क्या है? ठीक है, क्लियर है? ओके तो जल्दी जल्दी बताओ भैया, क्या यहां तक आपको हमारा बात समझ में आया है ना? सभी को यहां तक क्लियर है? ठीक है, कहां भाग रहे हो? कहीं नहीं जाना है। बायोप्रोस्पेक्टिंग, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक क्रियाकलापों को वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन करना, जीव के बाहरी रचना, आंतरिक रचना, जीवन शैली, पोषण, प्रजनन, आयु के साथ साथ इनकी आनुवांशिकता संरचना पर सतत निगरानी रखना बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। बायोप्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है नजर रखना, ठीक है। वैज्ञानिकों के द्वारा क्या करना? पारिस्थितिक तंत्र में जैविक क्रियाकलापों, है ना, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक क्रियाकलापों का वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन करना, जीव के बाहरी रचना के बारे में, आंतरिक रचना के बारे में, ठीक है, जीवन शैली के बारे में, पोषण के बारे में, प्रजनन के बारे में, आयु के बारे में और इनकी आनुवांशिक संरचनाओं पर सतत निगरानी रखना, इसी को हम कहते हैं बायोप्रोस्पेक्टिंग। क्या? बायोप्रोस्पेक्टिंग सिंपल सा है। बायोप्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद, लिखेंगे
पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद जीवों के क्रियाकलापों का वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना जैसे, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद जीवों के क्रियाकलापों का वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन करना, जैसे बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, ठीक है, बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, पोषण, ठीक है, पोषण, प्रजनन, आयु, पोषण हो गया, प्रजनन, आयु के साथ साथ, ठीक है, आयु के साथ साथ संरचना पर सतत निगरानी रखना बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। ठीक है, बताओ यहां तक सबको समझ में आया? बोलो बोलो, यहां तक आपको हमारा बात समझ में आया? मैम आप इतना सच कैसे बोल देती हैं? हम दिल के बहुत साफ हैं, लोग मानते नहीं वो अलग बात है, ठीक है ना? अब यार देखो, बच्चे लोग दिल के सच्चे होते हैं, हम तो अपने आप को बच्चा ही मानते हैं, है ना? तुम लोग भी अपने आप को बच्चा मानो, बुढ़ाओ मत, है ना? काम धंधा में बुढ़ा बन जाओ, है ना? जब भी मम्मी लोग बोले काम करने को तो बुढ़िया तरह बोल देते हैं हम। मम्मी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी माथा बहुत पिरा रहा है, मम्मी सरवा फट रहा है ना? काम धंधा में हम बुढ़िया बन जाते हैं, लेकिन बाकी सब काम में हम बच्चा, ठीक है? हर गलती करने के बाद हम बोल देते हैं अभी बच्चे न है जी, यही लिए गलती हो जाता है। जब बड़े हो जाएंगे तो गलती नहीं करेंगे, और आपको भी यही करना है ना? आपको भी यही करना है, काम धंधा के मामले में बुढ़ा बुढ़ी बन जाना है, लेकिन बाकी सब मामले में अपने आप को बच्चा में गिनिए, है ना? मम्मी लोग बोलेंगी ना कि इतने बड़े हो गए खुद कमाओ, तो कहो नहीं, हमारी मैडम बोली है कि बच्चा कभी भी माँ बाप के लिए बड़ा नहीं होता है, वो जीवन भर बच्चा होता है। हम भैया पूरे जीवन आपके बच्चे हैं, ठीक है? ऐसे बोलना है आपको। चलो यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है? दीदू भूख लगे, हम को लगा है जी, सुरातिया का नहीं खाए हम खाना जे। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चा, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है? तो बच्चा न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है नाइट्रोजन बेस, एन फॉर नाइट्रोजन बेस, और साइड में से याद रखना है सुगर, ठीक है? नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट, है ना? इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बताओ क्लियर है? ओके चलो यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूक्लियोसाइड या नाइट्रोजनी युक्त क्षार व शर्करा के संयोजन से बनता है। याद रखना ये नाइट्रोजन बेस और आपके शर्करा से मिलकर बना होता है। इसका स्वभाव क्षारीय होगा क्योंकि इसमें फॉस्फेट नहीं है। यह न्यूक्लियोटाइड का घटक है। न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन युक्त क्षार, शर्करा और फॉस्फेट के संयोजन से बनता है। फॉस्फेट आ गया, अब ये क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। जब तक फॉस्फेट नहीं है ये क्षारीय है,
फॉस्फेट के आते ही कैसा हो जाता है, हमारा ये अम्लीय हो जाता है। ये सभी को याद रखना है। और यह न्यूक्लिक अम्ल और ऊर्जा का घटक है। यह किसका, न्यूक्लिक अम्ल व ऊर्जा का घटक है। ये बात भी आपको याद रखना है। बताओ क्लियर है जी मैम जी, यहां तक सभी को क्लियर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोन, क्लोन किसे कहते हैं बच्चा, तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान, अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान आनुवांशिकी तथा आकारिकी, आनुवांशिकी तथा, ठीक है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान आनुवांशिकी तथा आकारकीय, आकारकीय दोनों रूपों में, आकारकीय दोनों रूपों में, दोनों रूपों में जनक के समान होते हैं, जनक के समान होते हैं। ऐसे संतान को क्या कहा जाता, क्लोन। ऐसे संतान क्लोन कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। हाँ, फोटोकॉपी होते हैं। ठीक है, एक लाभ और एक हानि बताना है। लाभ में क्या होगा, जनक के सभी गुण संतान में वंशागत हो जाते हैं, जैसा जनक वैसा आपका संतान बनेगा। हानि में लिखना कि जनक के दोष भी संतान में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप फोटो कॉपी कराते हो बच्चा तो एक लाभ है कि जैसा आप करवाओगे सेम वैसा ही मिल जाएगा, लेकिन एक हानि भी है कि अगर गलती उसमें होगा तो फोटो कॉपी में भी गलती देखने को मिलेगा। तो क्लोन का एक लाभ और एक हानि आपको याद रखना है। ठीक है, क्लोन का एक लाभ और एक हानि बच्चा आपको क्या करना है, याद रखना है। बताओ सभी लोग याद रखोगे मेरे दोस्त, क्या सभी लोग याद रखोगे। चलिए यहां तक सभी बच्चों को लगभग, हमको लग रहा जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको समझ में आ भी रहा है और सबको यहां तक क्लियर भी है, सबको यहां तक क्लियर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, सहजीविता और सहोपकारिता। सहजीविता का मतलब होता है दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध है ना, चलो सहजीविता और ये है सभोजिता। ठीक है, दो जीवों के मध्य का, दो जीवों के मध्य वो संबंध, दो जीवों के मध्य वो संबंध जिसमें एक जीव, जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, जिसमें दोनों जीवों को, है ना, दो जीवों के मध्य का वो संबंध, दो जीवों के मध्य वो संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, दोनों जीवों को लाभ होता है, सहजीविता कहलाता है, सहजीविता कहलाता है ना। दूसरा बच्चा आपके सामने है सभोजिता, है ना, सहभोजिता। इसको क्या याद रखना है, दो जीवों के मध्य का वो संबंध। ठीक है, दो जीवों, एक सेकेंड मैम, मैं आपका क्लिप काट कर, नहीं, ठीक है सदानंद जी, बिल्कुल नहीं। देखो हमारा क्लिप बहुत लोग डाल रहे हैं, अगर बच्चा क्लिप डालने से पैसा आ रहा है, अगर व्यूज से पैसा आता है, तो मेरे दोस्त आपकी ये बहन यही चाहती है कि मेरा हर भाई बहन पैसा कमाए, है ना। अगर हम इस चैनल से पैसा नहीं कमा पा रहे तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि हम दूसरों को रोक देंगे। अगर आपको लगता है कि आप मेरे वीडियो से यूज करके आप पैसा कमा सकते हो, मेरे दोस्त मेरी तरफ से आपको खुला आजादी है। मेरा भाई बहन जो भी वीडियोस डालना चाहता है अपने चैनल पर आप प्लीज डालो, मेरे तरफ से कभी भी कोई भी कॉपीराइट नहीं जाएगा। आप मेरे तरफ से बेफिक्र रहना कि कभी भी निधि मैम आप पर कॉपीराइट डालेंगे। बस याद रखना कुछ भी ऐसा मत डालना जिससे मेरे करियर पर खतरा हो, बस इतना, इस चीज का ध्यान रखो। बाकी आपको खुला आजादी है बच्चा, अगर आप डालना चाहते हो आप बिल्कुल डाल सकते हो। ठीक है, मेरे तरफ से बेफिक्र रहिए, हम कभी भी कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे, ये हम आपसे वादा करते, आपकी ये बहन आपसे वादा करती है। ठीक है,
चलो यहां तक सभी को क्लियर है। हाँ, थक गए जी तुम लोग इतने में। 3 घंटा का पेपर देना है, ऐसे करोगे जी? ठीक है, सहजीविता याद रखना, दो जीवों के मध्य का वो संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होगा, हम उसे क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। और सहभोजिता किसे कहते हैं? दो जीवों के मध्य का वो संबंध, दो जीवों के मध्य का वह संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है, जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे को न लाभ और न हानि होता है। ठीक है, दो जीवों के मध्य का वह संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे को न लाभ होता है और न ही हानि, इसे क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, इन दोनों को बच्चा याद रखना है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। ठीक है, सभी बच्चा पार्टी इसको याद रखेगा। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सहजीविता और सहभोजिता दोनों हो चुका है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। भोजन श्रृंखला किसे कहते हैं? तो भैया पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उनकी यही निर्भरता एक श्रृंखला का निर्माण करता है। एक श्रृंखला का निर्माण करता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला कहा जाता है। ये सभी को याद रखना है। ठीक है, ये सभी बच्चा पार्टी को याद रखना है। पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद सभी जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उनकी यही निर्भरता एक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। चलिए, अब आप लोग थक चुके होंगे, है ना? इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। याद रखना, अभी हमारा ये क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम इसका एक और क्लास लेंगे, यानी इसका पार्ट 2। तो भैया आपको ये क्लास कैसा लगा जरूर बताना। कमेंट में अगर 100 कमेंट आते हैं पार्ट 2 के लिए तो भैया आगे के सवाल को भी कराएंगे। याद रखना, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा देखो, वो कहते हैं ना, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मेरे दोस्त, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इसमें से कितना आएगा, ये मत देखो। याद रखना कि अगर आप 2 घंटा अपना मोबाइल में बर्बाद कर रहे हो, उस 2 घंटा में आप मेरी बातें बस सुनो। हम कहते हैं ना, आप मत पढ़ो, आप केवल न फोन लगा करके न बस बतिया हमारा सुनो। तुम हंसोगे, मुस्कुराओगे, खेलोगे और नई नई चीजें सीख कर जाओगे। हम बाकी टीचर, हमको भले ही आप लोग जितना भी बोल दो जोकर है कपिल शर्मा की तरह हंसाने का काम करती, इनको भैया ये बस हंसाती रहती हैं, मजाक करती हैं। बच्चा, हमको जितना बोलना है बोल लो, लेकिन मेरा एक ही तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, और वो है सबसे अलग। ठीक है, और वो क्या है कि हम हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को बच्चा फन के साथ समझाते हैं। मेरा एक ही टारगेट रहता है कि बच्चा एक क्वेश्चन का जवाब याद करे तो हंस कर याद करे। ठीक है, उसको कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, तो सभी लोग जिनको जिनको इसका पार्ट 2 चाहिए वो कमेंट में लिखेंगे। आज का क्लास कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। आप सभी का एक एक कमेंट हम रोजाना पढ़ते हैं।
कभी ये मत सोचना कि निधि मैम तो कमेंट पढ़ती नहीं, एक एक सिंगल बच्चे का कमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका कमेंट हमको मोटिवेट करता है, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे की क्लासेस लाने के लिए। तो आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहो। जाने से पहले फिर से बता देते, 10 जनवरी पटना ज्ञान भवन हम आ रहे हैं आप सभी से मिलने। आप लोगों का जो सवाल था मैम किताब कैसे मिलेगा, तो ज्ञान भवन में ही हम किताब आप लोगों को फ्री में देने वाले, ठीक है। तो सभी लोग जो लोग भी किताब चाहते हैं, जो भी हमसे मिलना चाहते हैं, वो 10 जनवरी ज्ञान भवन पटना दोपहर के 1 बजे तक आपको आना है, ठीक है। हम इसलिए दोपहर का टाइम रखे ताकि आप आराम से अपना आइए, ठीक है। तो जो लोग आ सकते हैं प्लीज आइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, निधि मैम की क्लासेस में आते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा, उनको कहना उनकी एक बेटी बहुत मेहनत कर रही है, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ठीक है। मिलते हैं शाम को 7 बजे, ठीक है। शाम को 7 बजे अभी क्लास चलेगा, ठीक है ना। ओके देन, बाय 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 बाय।